हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर दुर्गाचरण पांडे है और मैं एक स्मार्ट टीचर कोच हूँ। टीचर के लिए मैं स्किल और बहुत सारा माइंडसेट से संबंधित प्रश्नों का हल करने की कोशिश करता हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही शानदार और बहुत प्रासंगिक विषय है। आज का सब्जेक्ट ये है कि आखिर क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं सरकारी शिक्षक। आप देखे होंगे कि बहुत से ऐसा वीडियो देखे होंगे या बहुत से ऐसा पोस्ट, ऐसा बहुत सा कमेंट देखे होंगे कि सरकारी शिक्षक स्कूल जाना नहीं चाहते हैं, स्कूल जाते हैं तो पढ़ाना नहीं चाहते हैं। आज हम लोग पड़ताल करने वाले हैं कि आखिर स्कूल जाना क्यों नहीं चाहते हैं। यदि स्कूल जाते भी हैं तो पढ़ाना क्यों नहीं चाहते हैं, वो कौन कौन से कारण हैं जिनके वजह से शिक्षक का माइंडसेट पढ़ाई को लेकर के गड़बड़ हुआ है, बिगड़ा हुआ है। आज हम उन बिंदुओं पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप 5 मिनट मेरे साथ बने रहिए और बहुत ही विचारणीय बात मैं आपको बताने की प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और उम्मीद है कि आप अंत तक जरूर इस वीडियो को देखेंगे। तो दोस्तों, आइए सीधे सीधे हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, मुझे थोड़ा स्क्रीन शेयर करने दीजिए। हाँ, तो दोस्तों, ये कारण जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो कौन-कौन से कारण हैं जिसके वजह से टीचर जो है, सरकारी टीचर वो पढ़ाना नहीं चाहते। सबसे पहला कारण है हाज़िरी आधारित पेमेंट सिस्टम। इसको हम गहराई से और डीप जाके समझेंगे, लेकिन मैं आपको पहले कारण सब बता देता हूँ। दूसरा कारण है मिशन का अभाव, तीसरा मॉनिटरिंग का लचीलापन, चौथा वेतन विसंगति, पांचवा पर्याप्त नॉलेज का अभाव और छठवां लो मोटिवेशन, सातवां कर्तव्य बोध बाधा। यानी मैं 7 कारण की आपसे बात कर रहा हूँ जिनकी वजह से सरकारी टीचर पढ़ाना नहीं चाहते हैं या पढ़ाने से कतराते हैं। उसमें जो सबसे प्रमुख कारण है वो है हाजिरी आधारित वेतन सिस्टम। आप जानते हैं कि शिक्षक को वेतन मिलता है उसके हाजिरी बनाने पे, न कि पढ़ाने पे। पहला पॉइंट देखा जाए तो ये है कि पेमेंट के लिए हाजिरी देखी जाती है, न कि उसका परफॉर्मेंस देखा जाता है। आप सपोज करिए कि एक स्कूल में आप टीचर हैं और आप जाते हैं, दिन भर पढ़ाते हैं और हाजिरी नहीं बनाते, क्या है आपको पेमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा दोस्तों। उसके बाद से आप ये देखिए कि क्या जब आपको पेमेंट दिया जाता है तो आपसे ये पूछा जाता है क्या कि आपने महीने में कितना परफॉर्मेंस किया, कितना पढ़ाया? नहीं पूछा जाता है ना। ये देखा जाता है कि आप महीना में कितना दिन स्कूल आए। यानी वेतन लेने के लिए पढ़ाना कम जरूरी है, स्कूल आना ज्यादा जरूरी है। तो चूंकि जो टीचर हैं और जो नौकरी करते हैं उनका मुख्य उद्देश्य, मुख्य माइंडसेट वेतन को लेके होता है, उनको वेतन चाहिए होता है। तो वेतन के लिए वो क्या करते हैं, जाते हैं और हाजिरी बनाते हैं, लेकिन पढ़ाना जरूरी नहीं समझते। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पढ़ाने पे न प्रमोशन मिलता है, न प्रोत्साहन मिलता है। यदि कोई टीचर बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ज्यादा पढ़ाता है, तो क्या उसको प्रमोशन मिल जाएगा केवल इसलिए कि वो पढ़ा रहा है? नहीं। प्रमोशन का जो सिस्टम है वो उसके आउटकम पे, उसके कार्य पे, उसके दायित्व निर्वहन पे निर्भर नहीं करता, बल्कि जो उसका पेमेंट प्रोत्साहन, पेमेंट का जो सिस्टम, सॉरी, जो उसका प्रमोशन का सिस्टम है वो निर्भर करता है उसके एज पे, उम्र पे। भले ही उसका उम्र ज्यादा हो, भले ही वो काम करता हो नहीं करता हो। तो ये एक बड़ी समस्या है। दूसरी बात, समय से आना और समय से जाना पढ़ाने से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि आप समय से आइए और समय से जाइए, बीच में पढ़ाइए या मत पढ़ाइए। दोस्तों, मैं जब नया नया एक कॉलेज में टीचर बन के गया तो मेरे अंदर बहुत उत्साह भरा हुआ था। मैं चाहता था कि बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मैं मेहनत करूं, अपना सर्वस्व लगा करके मेहनत करूं, जो कुछ भी मेरे पास है वो मैं देने के मूड में था। लेकिन मैंने ये देखा कि एक दिन दोपहर में एक जो हमारे बुजुर्ग शिक्षक थे उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया। हम लोग दोनों आदमी बाहर बैठे हुए थे गेट के सामने। वे बोले हमसे कि जरा ऑफिस में चलिए, हम लोग 10 मिनट ऑफिस में बैठते हैं, फिर हम लोग आएंगे बाहर। मेरी समझ में बात नहीं आई, मैं भी कुर्सी उठाया और उनके पीछे पीछे ऑफिस में जाके बैठ गया। ठीक 10-15 मिनट बाद उन्होंने कहा कि चलिए अब बाहर बैठते हैं। बात मुझे पची नहीं। मैं सोचा कि आखिर क्यों ये अभी बोल रहे हैं कि अंदर बैठिए और अभी कुछ देर बाद बोल रहे हैं बाहर बैठिए। कारण क्या है, रीजन क्या है कि अभी बाहर बैठिए, अभी अंदर बैठिए? मैंने उनसे पूछा कि सर आप अभी कुछ देर पहले अंदर हमको क्यों लेके गए थे, क्या मैं कारण जान सकता हूँ?
उन्होंने कहा कि आप समझते नहीं है कि इतने सारे जो बच्चे हैं इस फील्ड में, मैं चाहता था कि ये सारे बच्चे भाग जाए दोपहर से। यदि हम लोग बाहर बैठे रहेंगे तो ये कब भागेंगे, और नहीं भागेंगे तो हमको पढ़ाना पड़ेगा। अब आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं भागेंगे, बच्चे भाग जाए, इसलिए हम लोग को अंदर चलना जरूरी है। तो इस माइंडसेट के साथ जब कोई काम करता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और इस माइंडसेट का वजह क्या है, क्योंकि उसके पढ़ाने पे उसका वेतन या प्रमोशन निर्भर नहीं करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पहलू है दोस्तों, इसे हमें समझना होगा और जानना होगा। ये तीसरा जो इस अंश का ये तीसरा पॉइंट है। दूसरा कि माह के अंत में जब आपका पेमेंट बनना होता है तो ये देखा जाता है कि आप कितना दिन आए, 30/30, यानी 30 दिन में आप 30 दिन आए तो आपका पूरा पेमेंट मिल जाए। ऐसा नहीं होता है कि आप 30 दिन आए और 30 दिन में आपने कुछ ज्यादा बढ़िया से कोई इनोवेशन किया, कोई बच्चों के लर्निंग के लिए कोई नया सिद्धांत लगाया, कोई नई विधि अपनाई। आपने 1 माह तक स्कूल में आके किया क्या, जरा सा आप कल्पना करिए। आप अपने घर में एक लेबर लगाते हैं और उसको देते हैं खेत को से सोहनी करने का काम, मतलब घास निकालना उसका काम है। आप उसको पेमेंट देने के पहले घास देखते हैं कि खेत से निकला है अथवा नहीं निकला है। लेकिन क्या टीचर को पेमेंट देने से पहले आप देखते हैं कि उसने महीना दिन में किया है क्या नहीं किया है? यदि आप नहीं देखेंगे, इस तरीके का मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं बनाया जाएगा, तो वास्तव में शिक्षक का पढ़ाने के प्रति जो रुझान है, क्योंकि डर से आदमी काम करता है, और डर जब उसका जिस पॉइंट पे, मतलब पॉइंट ये है कि नहीं आएगा तो हाजिरी कटेगी, लेकिन नहीं पढ़ाएगा तो क्या होगा, इस बात का कोई डर नहीं है। तीसरी बात कि उसका जो वेतन के लिए उसकी उपस्थिति विवरणी मांगी जाती है, ना कि आउटकम डायरी। मतलब क्या, जब वेतन बनाना होता है तो उसकी आउटकम डायरी नहीं मांगी जाती। ऐसा नहीं होता कि चलो इस महीने में इसने बहुत ज्यादा काम किया तो इसका वेतन 2,000, 5,000, 10,000 बढ़ के मिलेगा। मतलब जब तक हाजिरी आधारित वेतन सिस्टम रहेगा तब तक किसी भी हाल में सरकारी शिक्षक को पढ़ाने के लिए, मतलब नैतिकता के रूप में पढ़ाए तो ठीक, लेकिन सिस्टम उसको पढ़ाने के लिए प्रेशर नहीं देता। और आदमी काम किससे करता है? दबाव से करता है, प्रेशर से करता है। जब उसको प्रेशर मिलता है तो वो काम करता है। सिस्टम में इस प्रेशर का बहुत 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 ज्यादा घोर अभाव है। आइए हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। पहला पॉइंट हमने बात किया हाजिरी आधारित वेतन पद्धति। दूसरा पॉइंट क्या है? मिशन का अभाव। मिशन हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी होता है। जिसके जिंदगी में मिशन होता है, मिशन एक रिमोट कंट्रोल का काम करता है, आपकी समस्त क्षमताओं को क्या कर जगा देता है। तो शिक्षक के पास कोई मापने योग्य लक्ष्य नहीं होता। शिक्षक के पास कुछ ऐसा नहीं होता कि चलो इसको 1 माह के भीतर में ये काम निपटा दे रहे हैं। आप जानते हैं, जैसे जब तक मापने योग्य लक्ष्य नहीं होगा कि आपको यहाँ तक, जैसे आपको गोरखपुर जाना है, तो आप क्या करते हैं? आप जहां पे खड़े हैं वहां से गोरखपुर की दूरी देखते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, फिर गोरखपुर पहुंच जाते हैं। शिक्षक के पास महीने के लिए कोई ऐसा लक्ष्य नहीं दिया जाता विभाग के द्वारा, या उसके पास, या खुद वो नहीं बनाता है जो कि वो माप सके कि कहाँ पहुंचा, कहाँ रुका, क्या दिक्कतें आई। उससे रूटीन वर्क करवाया जाता है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। रूटीन वर्क क्या है कि मतलब आपको सवेरे जाना है, 9:30 बजे आपको प्रेयर में खड़ा हो जाना है, फिर आपको क्लास में जाना है। एक रूटीन वर्क है कि मतलब ये आपको करना है। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये आपका मिशन है, ये आपका विजन है, ये चीज आपको अचीव करना है। जैसे आप सचिन तेंदुलकर को देखिए, उनके लिए क्या है, वो रूटीन वर्क नहीं करते, उनके पास एक मिशन होता है। किसी भी खिलाड़ी को देखिए कि उसको क्या करना है, भाला फेंकना है तो भाला फेंकने के प्रति उसका पैशनेट रहता है। उसके सामने एक मिशन होता है। क्या टीचर के सामने ऐसा कोई मिशन होता है? नहीं होता है दोस्तों, कोई लक्ष्य नहीं होता, रूटीन वर्क करता रहता है। दूसरी बात कि विधियों पे अधिक ध्यान दिया जाता है, परिणाम पे कम। आउटकम पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है। जैसे कि हम एक दीवार तोड़ रहे हैं, तो दीवार तोड़ रहे हैं तो हमें ये नहीं देखना है कि हम हथौड़ी से तोड़ रहे हैं कि हाथ से मुक्का से मार रहे हैं। दीवार तोड़ने से बहस होना चाहिए कि मतलब कैसे टूटे, जेसीबी से तोड़ रहे हैं। तो इसमें क्या है ना कि दीवार टूटने, मतलब बच्चे में डेवलपमेंट हो, ये बात नहीं है। बात ये है कि वो विधि अपनाए करें। विधियों पे ध्यान दिया जाता है, परिणाम पे नहीं। मिशन का अभाव, इस पॉइंट के अंतर्गत हम अगले बिंदु पे बात करेंगे कि ये स्कूल जाना, क्लास में जाना उसका ड्यूटी माना जाता है। मतलब स्कूल जाना और क्लास में जाना ही ड्यूटी माना जाता है। स्कूल गए, क्लास में गए तो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। क्लास में जाके आपने क्या किया? यूं समझिए कि जैसे
कार का दरवाजा खोलना और कार में बैठना। कार चलाना भी तो काम है। तो कार चलाने के बारे में हम नहीं सोचते, बस वो इस क्लास में चला गया तो ये पर्याप्त हो गया। तो ये टीचर के पास एक मिशन देना होगा, एक उसको मिशन मोड में लाना होगा, रूटीन मोड से हटा के, तब जा करके वो पढ़ाने के प्रति एक्टिव होगा। सत्र को टीचर वॉकिंग समझता है, मैराथन नहीं समझता। वॉकिंग और मैराथन में अंतर क्या है? वॉकिंग करते वक्त आपके पास कोई लक्ष्य नहीं होता। मैं लक्ष्य की बात बार बार कर रहा हूं। जब तक शिक्षक के पास पूरे सत्र के लिए एक ठोस लक्ष्य नहीं होगा जिसे उसे पाना है, और वो लक्ष्य वो पूरे मनोयोग से, दिल से, मतलब लक्ष्य न मिले तो उसको नुकसान होना चाहिए, और लक्ष्य मिल जाए तो उसे फायदा होना चाहिए। ये चीजें सामने होनी चाहिए, एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। जब उसको आप गोल देंगे, लक्ष्य देंगे, आप खिलाड़ी को पोल मत हलाइए, गोल मत बनाइए और कहिए गेंद खेलो, कब तक खेलेगा? नहीं खेलेगा। और खेलेगा तो उसके खेल में वो जान नहीं होगा, वो प्राण नहीं होगा। बस केवल बस एक खेल चलता रहेगा जो खेल भी नहीं होगा। ठीक है। तीसरी बात है कि मॉनिटरिंग का लचीलापन बहुत जरूरी होता है। मॉनिटरिंग, जब कोई मॉनिटरिंग करने आता है, जब कोई अधिकारी आता है, तो क्या देखता है कि इसका कमरा कैसा है। कमरा यदि अच्छा है, बढ़िया रंग रोगन है, तो खुश हो जाता है। गुणवत्ता, क्लास में आदमी जाके वास्तव में क्या हो रहा है, इसका गंभीर मॉनिटरिंग नहीं हो पाता है, चाहे जिस कारण से नहीं हो पा रहा हो, लेकिन नहीं हो पाता है। और मॉनिटरिंग, जैसे आप पोलियो में देखिए, पोलियो में एक मॉनिटर होता है, उसका काम होता है कि एक भी बच्चा छूटे नहीं, उस पर लगा रहता है। जिस तरह से पोलियो भगाने के लिए अभियान चलाया जाता है जिस दिन, उसी तरह से शिक्षा और शिक्षा भगाने के लिए अभियान चलाया जाएगा, और टीचर को उसी मिशन मोड में लाया जाएगा, और उसके पीछे प्रत्येक 5 टीचर के पीछे एक मॉनिटर रखा जाएगा। तो कमाल का रिजल्ट आने वाला है। चाहे कोई भी टीचर हो, जब उसको लगता है कि नहीं हमारे पर मॉनिटरिंग हो रहा है, जब पता चलता है कि डीएम साहब आने वाले हैं, तो स्कूलों में क्या गजब का बदलाव आता है। मतलब पता चल गया कि आने वाले हैं, तो मतलब ये हो जाता है। तो मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आउटकम जो होता है वो दंड, आउटकम को दंड का आधार नहीं बनाया जाता। देखिए, दंड हमें दिया जाता है ना, तो हमारे नहीं आने पे दिया जाता है। हम क्या साल भर में क्या पढ़ाए, 10 साल में कोई क्या पढ़ाया। मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, रिटायर हो गए, पढ़ाए कुछ नहीं, क्लास में भी नहीं गए, रिटायर हो गए, उनको कोई दंड विधान नहीं है। इस बात के लिए कोई दंड विधान नहीं है। आप बहुत से टीचर को ऐसा देखिएगा जो स्कूल जाते हैं, स्कूल में बैठ जाते हैं, दिन भर गप लड़ाते हैं, घर से नहीं जाते, क्योंकि उनको जब पता है कि नहीं पढ़ाने के लिए कोई दंड विधान नहीं है। तो मेन चीज है, आउटकम के लिए दंड विधान बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। यदि ऐसा करेंगे तो एक डर बनेगा और आदमी आगे बढ़ के काम करेगा। तो मॉनिटरिंग में बहुत ज्यादा लचीलापन है। हतोत्साहन को आधिकारिक मानकर मॉनिटरिंग। अब क्या है कि कोई अधिकारी आएगा तो वो टीचर को कुर्ता पैजामा पहन के क्यों आया? भाई ये कोई बात हुई? कुर्ता पैजामा पहना कि शॉर्ट पैंट पहना? मतलब उसका ना उसका एक ही मिशन होगा कि उस सामने वाले को हड़का दो पूरी तरीके से। प्रोत्साहित करने के लिए कोई नहीं आता, समस्या के समाधान के लिए आना चाहिए, और न कि हतोत्साहित करने के लिए। तो मॉनिटरिंग का जो ये डरा धमका, एकदम डरा देना, और किसी भी तरीके से उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाना, ये जो चीज है वो बहुत बुरा है, जो कि शिक्षक को प्रभावित करता है। जांच का मतलब बेहतरी की प्रशंसा के बजाय छिद्रान्वेषण बना दिया जाता है। जैसे देखिए, स्कूलों की जब जांच होती है, जब मॉनिटरिंग की टीम आती है, तो उसमें केवल प्रशंसा की बातें होती है। मतलब आप कोई बहुत अच्छा कर रहा है तो उसको बहुत अच्छा कहना पड़ेगा, थोड़ा भी अच्छा कर रहा है तो उस अच्छे पे ध्यान देना होगा। सभी लोग मिल करके, जितने अधिकारी आते हैं, जैसे कि बहुत एक अपराधी सामने आ गया हो और उससे इस तरीके से सवाल जवाब होता है कि एनी कॉस्ट एनी हाउ, इनके भीतर से ये चीज निकाल देना है, मतलब कमी निकाल देनी है, एनी कॉस्ट एनी हाउ। जब तक ये रहेगा, आपको क्या लगता है कि टीचर मन से काम कर पाएगा? तो ये चीज मॉनिटरिंग की बात मैं कर रहा हूँ कि मॉनिटरिंग में कुछ कमियों को सुधारने के बजाय धनुगाही की वजह, बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि स्कूलों में कि कमियां जो है उनको सुधारना नहीं है, उसके लिए क्या करना है, कमी को खोजना है और उसके बदले में धन उगाही करना है। लोग, ये बहुत से लोग ऐसे जो माइंडसेट बना के आते हैं कि मुझे धन कमाना है, इससे मतलब मैं कमाने आया हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि शिक्षा को हमें आगे ले जाना है तो मॉनिटरिंग पद्धति को भी हमें मजबूत करना होगा। मैं एक सामान्य सा विश्लेषण कर रहा हूं, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूं या किसी के बारे में नहीं कह रहा हूं। जो चीजें सच है उसका मैं एक विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और इसलिए कर रहा हूं कि हमें इन सब चीजों के प्रति थोड़ा सचेत होने की जरूरत रहेगी। अगली बात मैं आपसे कहूंगा कि वेतन विसंगति, यह एक बहुत बड़ा कारण है। शिक्षकों में कुछ शिक्षकों का वेतन चपरासी से भी कम मिलता है।
जो चपरासी कॉलेज में पढ़ाता है और जो कॉलेज में रहता है और जो शिक्षक रहता है, कभी कभी चपरासी से भी कम शिक्षक का वेतन होता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। इसके वजह से मन नहीं करता कि भाई, कुछ लोगों का वेतन ज्यादा है, कुछ लोगों का वेतन बहुत कम है, तो इससे भी डर बना रहता है कि मतलब एक ये रहता है कि भाई मैं, उसका उतना वेतन है, वो काम नहीं करता, मैं क्यों काम करूं। तो ये भी एक बात है। समय से वेतन मिलता नहीं है। मान लीजिए कि हर महीने महीने आदमी का खर्च होता है, वेतन मिलेगा 4 महीना, 5 महीना, 6 माह पे। सबसे पहले मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, हम प्राइवेट स्कूल में जब आप जाइएगा ना, तो उनके जो प्रबंधक है उससे पूछिएगा कि लोग आते हैं ना फीस जमा करने, तो पता है क्या बोलते हैं, देखिए मास्टर साहब, इस माह में फीस मत लीजिए, अगले माह में हम आपको दे देंगे। पता है क्या, 5 लाख का, 10 लाख का जमीन है वो लिखवा लिए हैं, और जमीन लिखवाने की वजह से मेरे पास पैसे नहीं। सोचिए, 5 लाख का जमीन लिखवा लिया गया है, 500 रुपए का जो फी है वो सबसे बाद में दिला जाएगा। इस माइंडसेट के साथ काम करते हैं, समय से वेतन नहीं मिलेगा, सारा काम समय से हो जाएगा, शिक्षक का पेमेंट सबसे लेट आएगा। तो इससे भी शिक्षक के मन में निराशा पैदा होती है। अब एक ही स्कूल में 2 आदमी पढ़ा रहे हैं, दोनों के वेतन में भारी अंतर है, तो दुख होता है। काम के आधार पे वेतन की व्यवस्था नहीं। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, काम के आधार पे वेतन की व्यवस्था, मतलब वेतन की व्यवस्था जो होनी चाहिए वो आपके उम्र के आधार पे, डिग्री के आधार पे ना होके काम के आधार पे यदि हो जाए। अब ये कैसी होगी ये मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे हिसाब से यदि काम के आधार पे वेतन की व्यवस्था हो तो ये थोड़ा बेहतर बात होती है, इससे थोड़ा मन लगता है काम करने में। ठीक है, तो काम के आधार पे वेतन की व्यवस्था नहीं है। एक मिनट। हाँ, तो ये है। दूसरा, काम पे प्रोत्साहन राशि का प्रावधान, मतलब कोई काम कर रहा है तो उसे प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए, उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। कोई भी काम, छोटा सा भी काम करो, उसको प्रोत्साहन मिले। जैसे हम लोग से कहा जाता है, टीचर से कहा जाता है कि आप बच्चे को प्रोत्साहित करिए, तो वैसे ही टीचर को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो ये कुछ बिंदु है वेतन विसंगति के धरातल पे। दूसरा मैं आपसे बोलूंगा कि एक और भी बड़ी समस्या है, जैसे बहाली टीचर की होती है ना, तो परीक्षा लेके नहीं हो रही है, मेरिट के आधार पर कर दिया जाता है। मान लीजिए, तो जब मेरिट के आधार पे आप किसी की बहाली करिएगा, उसका इंटरव्यू ले लीजिएगा, तो पक्का समझिए कि मेरिट बनाने पे लोग ध्यान देगा, मतलब कि किसी भी तरीके से नंबर लेके आना है। आप देखे होंगे बहुत से फर्जी सर्टिफिकेट लगा के भी लोग बहाल हो जाते हैं। तो ये रीजन भी है कि हमारे यहाँ जो टीचर है वो मेरिट में बहाल होता नहीं है, तो उनके पास नॉलेज होता नहीं है, ऐसे ही आ गए। जो बहुत सारे ऐसा होता है कि मुखिया जी लोग बहाल करते हैं, उन्हें खुद ही पता नहीं होता है कि किस तरीके से बहाली करनी है और किस व्यक्ति के करनी है। वो सर्टिफिकेट देख के मतलब नौकरी मिल जाती है, तो इससे भी नुकसान पैदा होता है। शिक्षक को लगातार अपडेट नॉलेज नहीं दिया जाता, ये भी बात है। शिक्षक का जो ट्रेनिंग होना चाहिए, जिसे वो बहुत ही सघन होनी चाहिए, उसको लगातार अपडेटेड नॉलेज मिलने चाहिए, जो नहीं हो पाता है। अच्छा, एक चीज और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक शिक्षक को सवैतनिक अध्ययन अवकाश देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि शिक्षक तभी पढ़ाएगा जब वो जानता रहेगा, वो तभी जानेगा जब वो पढ़ेगा। पढ़ने के लिए कोई सवैतनिक अवकाश मिलता नहीं है, मतलब ये रहा कि चलिए हम 15 दिन के लिए पढ़ने जा रहे हैं, उसके लिए अवकाश मिले, तो इसमें समस्या क्या होती है कि लोग ऐसे इस छुट्टी का दुरुपयोग कर देंगे। तो उसके लिए भी व्यवस्था बनाया जा सकता है कि वो वास्तव में आप पढ़े कि नहीं पढ़े, क्या हुआ, आप 15 दिन में क्या किए, इसका पूरा विवरण मांग लिया जाए, जैसे कि और चीजों के बारे में मांग लिया जाता है। तो ऐसे भी हो सकता है। पर्याप्त नॉलेज का अभाव टीचर के पास इन वजहों से नहीं होता। शिक्षक की एक बीमारी है कि वो शोध में उत्सुक नहीं होता है, क्योंकि उसे जरूरत महसूस नहीं होती है। कब कोई जब आवश्यकता होती है तो आदमी आविष्कार करता है, तो उसको जरूरत महसूस नहीं हो रही है। भाई जरूरत क्या है, जब स्कूल आ रहा है तो इसमें रिसर्च क्या करना है। बच्चों को पढ़ाना हो और बच्चों को एक खास मुकाम पे लेके जाना हो, एक सामने लक्ष्य हो जिसे पाना जरूरी हो, जो हमारे लिए मिशन हो, तब तो हम अध्ययन करेंगे। शिक्षकों को अद्यतन जानकारी पहुंचाने की कोई जीवंत पद्धति नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि मतलब शिक्षकों के पास एकदम ऑपरेटेड नॉलेज आए। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से शिक्षकों के पास पर्याप्त नॉलेज नहीं होता। पर्याप्त नॉलेज नहीं होने से ये सारी चीजें होती है। लो मोटिवेशन होता है, जैसे क्या है, प्राय शिक्षक स्वयं प्रेरित होते नहीं, मोटिवेशन ही नहीं होता, और बिना मोटिवेशन का कोई काम नहीं होता। शिक्षक को प्रेरित प्रोत्साहित करने की कोई व्यवस्था नहीं। कैसे शिक्षकों को प्रेरणा दिया जाए कि वो आगे जाए। शिक्षक के पास जो प्राय जो जीवन दृष्टि और सिद्धांत, ये सारी चीजें नहीं होती, तो फिक्स्ड माइंडसेट से वो काम करता है। और उस पे क्या है ना, शिक्षक के ऊपर
एक आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, प्रशासनिक दबाव सा बना रहता है, जिसकी वजह से उसका मोटिवेशन लो हो जाता है। आपको पता है ना, मोटिवेशन लो हो जाएगा तो काम नहीं होगा। कर्तव्य बोध बाधा। देखिए क्या है कि दबाव चालन की प्रवृत्ति, मतलब इससे समझिए कि एक प्रेशर आदमी के पास होना चाहिए जिससे कि वो अपने कर्तव्य बोध के लिए उत्सुक हो। जैसे आपके पास से तो पूरा टेंशन हटा दिया जाए, आप कोई काम नहीं कर पाए, थोड़ा टेंशन आपके पास होना चाहिए। टीचर प्रोएक्टिव नहीं होता, एक्टिव होता है बट प्रोएक्टिव नहीं होता। प्रोएक्टिव का मतलब क्या है? पहल करने वाला, खुद विचार करने वाला, खुद के लिए अपना लक्ष्य बनाने वाला। जीवंतता की बहुत कमी रहती है। समस्या प्रधान दृष्टि होती है, मतलब समस्या समाधान करने वाले नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो समस्या ज्यादा देखते हैं, समाधान कम देखते हैं। और भूमिका चयन दोष, बहुत से लोग गलती से टीचर बन जाते हैं। तो इतने सारे कारण हैं जिनकी वजह से टीचर नहीं पढ़ाता दोस्तों, और इसका समाधान किसके पास है ये आप सोचिए। और आपको लगता है कि मैंने इतने जो कारण बताए हैं उसमें कुछ कम रह गया है तो आप जोड़ दीजिए, और यदि बेहतर है तो आप एक शानदार सा कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपने इसको सुना और सुन के आपको अच्छा लगा और इससे आपको नॉलेज बढ़ा। और इससे यदि आप टीचर हैं और सुन रहे हैं तो देखिए आप किस तरीके से अपने को बेहतर बना सकते हैं इस परिस्थिति में। ये ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आप को बेहतर बनाएं। शिक्षक एक नौकरी नहीं है, शिक्षा एक व्यवसाय नहीं है। भले ही इसको व्यवसाय की तरह किया जाए, लेकिन ये व्यवसाय नहीं है, नहीं बनाना चाहिए। और शिक्षक केवल नौकर नहीं है, शिक्षक एक सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने वाला व्यक्ति है। तो उसे उस तरीके से होने चाहिए। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप अपने शिक्षक व्यक्तित्व को निखारें। और लास्ट में मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, स्मार्ट टीचर हब। आपके लिए हिंदी में तमाम स्किल और तमाम तरह के नॉलेज, जिससे कि आप अपने शिक्षण व्यवसाय में या शिक्षण के पेशा में चार चांद लगा सकते हैं, आपको हम उपलब्ध करवाते हैं, वो भी एकदम फ्री। तो आप नीचे दिए गए लिंक पे स्मार्ट टीचर हब पे क्लिक करें और वहां पे भी आप साइन अप कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और बहुत सारी चीजें फ्री में सीख सकते हैं और आगे अपने टीचिंग में चार चांद लगा सकते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डॉक्टर दुर्गा चरण पांडे दीजिए विदा। थैंक यू शिक्षक मित्रों, शिक्षा मेरे दोस्तों।